नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सन्नी और हम आज गौ प्रतिष्ठा निर्णायक जो दिवस है उससे पहले 12 तारीख को यानी कि आज हम 12 मार्च को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हैं। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 17 तारीख को क्या होने वाला है, तो उस पर हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए। जो गौ प्रतिष्ठा निर्णायक दिवस की पूरी टीम है, सभी वहाँ पर थे। शंकराचार्य जी नहीं थे, परंतु मुकुंदानंद स्वामी जी वहाँ पर थे और बाकी सब थे। देवेंद्र आचार्य जी वहाँ पर थे। और अभी हमारे साथ एक इन्हीं सब गौ माता को लेके जागरूकता फैलाने के लिए कार्य कर रही हैं रेखा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे खुद उनका परिचय जानेंगे और उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करके उनका अनुवाद भी किया है। वो शास्त्रों की ज्ञाता भी हैं, पीएचडी उन्होंने कर रखा है इसी विषय में, तो उनका हम परिचय जानते हैं। मैम, आपका शुभ नाम बताइएगा और अभी तक का आपका क्या जर्नी रही है अपने अपने विषय में। एक छोटे 1-2 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर अपने विषय में। सुजाता जी, डॉक्टर रेखा व्यास हूँ मैं संस्कृत और पत्रकारिता तथा जनसंचार माध्यमों से जुड़ी रही। कई जगह कार्यक्रमों का संचालन, उसका सर्वेक्षणात्मक लेखन वगैरह, इस तरीके से बहुत सारे कार्य मैंने किए। तो ये कह सकती हूँ मैं कि लेखन के साथ साथ समाज सेवा भी मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यही एक छोटा सा परिचय है। शुरू से ही मेरे मन में ये बात रही और थोड़ा सा ये रहा कि मैं निःशुल्क समाज सेवा करूं, ताकि ये नहीं कि आप कहाँ से पैसा लाएंगे या क्या ये करेंगे। और फिर भारत की जो संस्कृति है आज के संदर्भ में मैं ये कहूँ तो गौ संस्कृति रही है पहले, बल्कि मेरे बचपन में तक मैंने घर घर में गायें देखी हैं। तो आपको कहीं ये इतनी बीमारियां या इस तरीके की स्थितियों से दो चार नहीं होना पड़ता था। और न ये ऐसी तकनीकें आई थी कि जी इंजेक्शन लगा दिए जाएं तो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, या इस तरीके से एक जो घालमेल चल पड़ा है। जो तकनीकें अच्छे कार्य के लिए आई थी उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा भी नहीं देखा था। तो समाज काफ़ी स्वस्थ और अच्छा हुआ करता था। और जहाँ तक शास्त्रों के अध्ययन की बात है, तो गायों के बारे में तो हमारे शास्त्रों में बहुत ही उनकी सकारात्मकता और ये सब लिखी हुई कि गावो विश्वस्य मातरा, उनको माता का दर्जा दिया गया। तो चूंकि कई बार केवल धर्म से जोड़ लेने के कारण लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं की या ऐसा है। तो गायों के बारे में तो बहुत दुर्लभ शास्त्र और ऐसी धारणाएं मिलती हैं कि उनके दूध से कितना संवर्धन हुआ है, बल्कि उनका तो एक रग रग महत्वपूर्ण है। तो उसी का जो है नकारात्मक उपयोग अगर समाज में होने लगे तो ये एक बहुत ही शोचनीय बात है। गाय तो एक पूरी तरह से एक शास्त्र के साथ साथ बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है, तो उसका लोगों ने लाभ उठा लिया है। आपने बताया कि गाय पर आधारित अर्थशास्त्र के विषय में आप जानते हैं, आपने क्योंकि अध्ययन किया है। तो क्या आप 2-4 ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो शहर में रहने वाले लोग गाय के किसी भी प्रोडक्ट से, जैसे दूध, दही, घी, इन सब चीज़ों को प्रयोग करते हैं, या वो आरोग्य में क्या क्या दवाइयाँ होती हैं, या इनका भी कुछ अध्ययन किया आपने? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो यह है कि गायों के जो चारे को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा काम किया है। कि बड़ा ही यूनिक काम किया है। सही ये है कि केवल अगर मान लीजिए बहुत जगह हरी घास या नहीं मिल पाती, ये चरागाह बहुत कम है या न के बराबर है ना। तो ऐसी स्थिति में उनके गायों को जो अच्छा खिलाने के लिए जो सूखा मान लीजिए भूसा है, तो उसमें भी अगर फलों के या उनकी अच्छी तरीके से कटिंग करके और वो बना दीजिए, क्योंकि छिलकों के अंदर भी बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं, पर उनके अंदर जो रसायन वगैरह छिड़के जाते हैं, इनका ध्यान रखने के कारण उनको धो करके और शुद्ध करके और उस बनाया जाए। तो जैसे हम भी एक तरह की चीज़ें खाते खाते ऊब जाते हैं, तो वैसे ही जीवों और जानवरों के साथ भी वो स्थिति होती है। तो ऐसे में अगर उनको गुणवत्तापूर्ण चारा वगैरह और संगीत वगैरह और इन सब से जोड़ा जाए तो उनके अंदर बहुत अच्छे शुभ भाव पैदा होते हैं, उनका भी मन अच्छा रहता है। तो वो फिर बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपने साथ भी अच्छा रहते हैं, दूध तो अच्छा मिलता ही है। और कई बार जो जैसे बेलों से आजकल जो कुछ बहुत कम सेवा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मलबा उठाना करना है इस तरीके की, तो उनसे भी मैं कहती हूँ कि कई बार बड़े कुपोषित से या ऐसे प्यासे प्यासे से दिखाई पड़ते हैं, घोड़े हैं या गाय भैंसे वगैरह। तो मैं उनके मालिकों से भी पूछती रहती हूँ कि आप कितनी बार इन्हें जल पिलाते हैं। कहते हैं कि जी 2 बार, सर्दियों में भी यही। तो उन्हें मैं समझाती रहती हूँ कि देखिए सर्दियों में इन्हें भी आप थोड़ा सा छान करके, बड़े अच्छे ऐसे जो गरने आते थे पहले, बड़े कपड़े जिनसे छान करके, ताकि आरोकार मान लीजिए ऐसा जल तो बहुत सारी पौष्टिकता को भी निकाल सकता है। तो ऐसे में छान करके और बहुत ठंड में उष्ण जल अगर आप पिलाएं तो आपके जानवर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और सर्दियों में भी चूंकि शरीर से बहुत सारा अंश भाप के रूप में निकल जाता है,
तो ऐसे में उन्हें कई बार जल पिलाएं, उनको ये स्वतंत्रता दें। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत पराधीनता भी होती है जानवर के साथ, तो आपने जितनी बार जल रखा वो ले लेते हैं, तो उनको आप ऐसा अवसर दें कि वो कम से कम शुद्ध जल पी सकें। तो उनको अगर अच्छा खान पान मिलेगा और अच्छा ये सब वातावरण मिलेगा, अच्छा स्नान ध्यान भी मिलता रहेगा, तो वो भी प्रसन्न रहते हैं। तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी आवाज़ को पहचानते हैं, आप जाते हैं तो प्रतिक्रिया देते हैं। तो और तमाम ऐसे नियम कानून हैं जो मान लीजिए गौपालन में बाधक हैं, जिनके पास में गांव है, खेत है, ज़मीन है, वो भी गाय ना पाल सकें, तो ऐसे बाधक नियमों का अगर कहीं हो तो उनका निराकरण होना चाहिए। और लोगों में इसके प्रति रुचि जागृत हो, लोगों में इसके प्रति प्रेरणा हो। इसके अच्छा, लिए जैसे इसलिए होने चाहिए कि हमारी सरकार, चाहे वो किसी भी दल की सरकार है, उन्हें ये चाहिए कि वो शिक्षा को पर्यावरण में एक बहुत छोटे से अंश के रूप में इन सबको पढ़ाया जाता है, पर इसे बहुत अच्छी तरीके से अपने शिक्षा में छुटपन से शामिल किया जाए, ताकि बच्चे गौपालन सीख सकें। आईटीआई वगैरह और इस तरीके की पूरी उन पर आधारित शिक्षा भी हो सकती है। बिल्कुल, ये तो आपने एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है कि छोटे बच्चों को अगर पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, सिलेबस में होता ही है, छोटे बच्चों से ही स्टार्ट हो जाता है, पहली दूसरी से ही, तो वहीं से गौ माता के प्रति अगर अगर पर्यावरण शिक्षा में इसको जोड़ दिया जाए तो बहुत इसमें कम से कम उनके अंदर एक दया का भाव तो रहेगा, आगे जा कर के वो अत्याचार तो कम से कम नहीं करेंगे। दया का भाव भी रहेगा और फिर उन्हें ये समझ में आएगा कि एक गाय एक अच्छा खासा परिवार पाल देती है। आप देखिए कि तक्रम शक्रम दुर्लभम, कि छाछ तो जो इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। ये एक छोटी सी कहावत की तरह है कि मतलब पृथ्वी पे ही ये उत्पाद मिलते हैं आपको, क्योंकि ऐसा जो ग्रह है जिसके ऊपर हरियाली है, जिसके ऊपर पर्यावरण है, तो पर्यावरण को संवर्धित करने में, उसे बनाए रखने में ये जीव जंतु और दुग्धधारी जो जीव हैं वो तो विशेष रूप से अपना महत्व रखते हैं, क्योंकि उनका गोबर है, या मान लीजिए बकरियां हैं तो उनकी मिंगनियां हैं, या अन्य जंतु हैं तो उनसे खाद बनाई जा सकती है। जैसे मैंने ये जो घर से मलबा वगैरह निकलता है, इस गोबर के साथ में विशेष रूप से मेरे घर के पास गौशाला है, तो मुझे गाय का गोबर आसानी से उपलब्ध हुआ, तो मैंने मलबे से खाद बनाई और अभी भी मैं बनाती हूँ। पत्ते और ये मलबा वगैरह अनावश्यक पड़ा तो पानी में भिगो के उसको कूट के, और उसके अंदर चूना जस्ता वगैरह ये सब तो स्वतः उनमें होता ही है, और उसमें गोबर मिल जाता है, तो सूखने के बाद उनकी गुणवत्ता इतनी बढ़ जाती है कि इतने बड़े बड़े बैंगन और इतने सुंदर फूल लगे कि मैं स्वयं विश्वास नहीं कर पाई कि एक ऐसे उत्पाद को मैंने ये सोच करके कि उठाने के लिए पैसा बहुत मांगा जा रहा है, मैंने कहा मैं ही इसका सैकड़ों मैं इन चीज़ों का सदुपयोग करती हूँ, तो एक प्रयोग में ये भी करूँगी, और फिर स्वयं पौधे उगाए, तो इतना बढ़िया उसका परिणाम मिला कि मैंने अपने उद्यानों में आसपास सब जगह उनका प्रयोग किया और बहुत सफलता प्राप्त की। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मंडियाँ वगैरह है, साग भाजी की मंडियों में तो कितना मलबा इकट्ठा होता होगा। हाँ, तो उसको अगर हमारे यहाँ नियम बना दिया जाए, या हमारे यहाँ विधायक सांसद वगैरह जो हैं उनके मन में भी ये बात रहे, वो कोई छोटी सी जगह ले लें, कोई उद्यान में जगह निर्धारित कर दें, तो लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। और जिन उत्पादों को लोग फेंक रहे हैं, उनमें थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको समय से पहले करके पानी का इंतजाम करके धुलवा के हजारों टन चारा जो है या खाद्य उत्पाद रोज बहुत अच्छी तरीके से देखिए, शहरों में जो दूध देने वाले जो जानवर हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, उनका संवर्धन भी अच्छे से होगा, और चारे की जो व्यवस्था करनी होती है जो गो पालता है उसको अलग से मंडी से चारा में आराम से बन जाएगा उसका। हाँ, बहुत सारी गौशाला में निःशुल्क भी दिया जा सकता है, और ना दिया जाए तो उसको बेचा भी जा सकता है सस्ती दर पर। उनको देखिए, एक सब्जी मंडी से अगर ढंग से जो निकाला जाए तो वो इतना, उसके अंदर आपको सब तरीके के पौष्टिक तत्व मिलते हैं, फलों के भी मिलते हैं, सब्जियों के भी मिलते हैं, तो जीवों को भी उसकी पौष्टिकता मिलेगी। और एक अपने यहाँ पर अभी जैसा कि मैंने जो आचार्य पधारे उनसे भी ये कहा कि आपके पास जो भक्त आते हैं उनसे आप ये कहें कि वो चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल अल्पाति अल्प करें, या कम करें, या न करें। और दूसरा ये है कि अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूँगी। बहुत लोग आजकल मान लीजिए मृत्यु वगैरह पे गौदान वगैरह करते हैं, तो उसमें एक छोटी सी राशि रख देते हैं। तो कोशिश ये करें कि गायों का जो भाव है वो भी थोड़ा सस्ता हो, ताकि लोग जो ऐसे लोगों को गाय दे सकें जो गाय का पालन पोषण कर सकें और समाज को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा सकें, और एक अच्छी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक अच्छा समाज भी इन सब चीज़ों से निर्मित होता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी।
और हमेशा ये चाहूँगी कि जिनके पास इतनी जगह है या कुछ इस तरीके की सार्वजनिक गौशालाएं भी आयोजित की जा सकती हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है। जिस तरह आप कार पार्किंग करते हैं, गौशालाएं रखी जाएं बड़ी बड़ी, जहाँ मेरी भी 2 गायें हैं, 2 गायें आपकी है, 4 उनकी है, व्यक्ति उसके लिए दुग्ध पालक या जो निकालने वाले उनका भुगतान करें, उनके खाने पीने का इंतजाम करें, और इस तरीके से उनका अपना लगाव भी उनसे रहेगा और गौपालकों को भी आय होती रहेगी और गौशाला का बहुत अच्छी तरीके से पालन पोषण संवर्धन हो। जी, जैसे संयुक्त गौशाला हो गया, हमारे बच्चे स्कूल में भी तो इकट्ठे पढ़ने जाते हैं, तो वैसे ही संयुक्त गौशाला बनाई जा सकती है, जहाँ जैसे आपने बताया कि शहर में रहने वाले लोग गाय की सेवा कैसे करें, संयुक्त गौशाला बनाई जा सकती है। संयुक्त गौशाला के साथ साथ जो गौशाला पहले से हैं उनको चारे की व्यवस्था करने के लिए, जैसे सब्जी मंडी वगैरह है, वहाँ पे बात करके उनका चारा इकट्ठा करके उन तक पहुँचाया जा सकता है निःशुल्क। आखिरी बात जो आपके माध्यम से खास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने यहाँ पर उद्यान में पहले पत्ते उठाएंगे, फिर कहीं डालने के लिए जाएंगे और वो भी पता नहीं, तो ये एक तरह से परिवहन का भी अपव्यय है। हर उद्यान अपने आप में परिपूर्ण हो सकता है। मैंने ये कहा ना, इसीलिए जो है थोड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास में निगम पार्षद हुए या विधायक वगैरह हुए, सांसद हुए, इनके पास में सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा फंड। इस चीज़ को मना नहीं करेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। तो सिंपल सी बातें हैं, अगर कोई पहल करे, कोई आम जन पहल करें, जो लोग देख रहे हैं हमारे माध्यम से, वो इन जो रेखा जी ने जो भी सुझाव दिए हैं, क्योंकि इनका लंबा अनुभव है और इन्होंने इस पर पीएचडी कर रखी है, शास्त्रों पर अध्ययन करती हैं, बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, उनको सुझाव देती हैं, खुद भी गोपालन करती है, संयुक्त रूप से गौशाला में जाके अपना योगदान देती है। तो ये कहना चाहेंगे कि उद्यान में ही गड्ढे वगैरह खुदवा करके आसपास जो गौशालाएं हैं उनसे गोबर वगैरह डलवा करके ऑर्गेनिक खेती तो आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है और कुछ नए नए प्रयोग भी किए जा सकते हैं, तो उन सब में इनका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। आज कई बार लोग नालियों में गोबर बहा देते हैं, तो जो चीज़ हमारे लिए संपदा है उसको चूंकि हम उसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं या जगह कम है, तो उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि जो किचन का वेस्ट होता है, हम लोग किचन में से खाना जो बनाया, छिलके विलके कुछ वेस्ट कुछ बच गया, वो सबको पॉलिथीन में पैक करके ऐसे ही तो उद्यान में ही तो फेंकते हैं। जो लोग गाड़ी में डालते हैं वो ठीक है, लेकिन सड़कों के किनारे या पार्क में ऐसे फेंक दिया जाता है। इससे अच्छा ये है कि जो उद्यान हैं उनमें कहीं पे गड्ढा बना करके और वहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की व्यवस्था हो, बिना पॉलीथीन के, बिना ऐसी चीज़ों के, सिर्फ ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं जो डिकम्पोस्ट हो सकती हैं वो डाली जाए उसमें, और गाय का गोबर डाला जाए, तो मिला करके खाद तो आराम से बन जाए। और नहीं हो तो आप कुछ नहीं तो उन्हें सुखा करके भुरभुरे उस पाउडर के तरीके से तैयार करके गोबर में मिला के, गोबर को भी सुखा के कुछ समय अगर उसको ढंग से रखें तो भी स्वतः रूप से मतलब एक तरह से खाद तैयार हो जाए। अपने घर पर भी, छत पर भी ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी कार्य इतना मुश्किल और असंभव सा नहीं होता। अब रही बात यह है कि उस इच्छा शक्ति को जागृत करने की, तो उसको शिक्षा वगैरह के माध्यम से या इस तरीके की कार्यशालाओं के माध्यम से, आज मैं गांवों तक में देखती हूँ कि लोग जो है गोबर को छूना पसंद नहीं करते। कई बार मुझे लोग मजाक में कहते हैं कि हमें लगता है आप एक अकेली पीएचडी होंगी जो गोबर को इस तरीके से उठा के ले जाती हैं या इतना आप उसके प्रति वो रखती हैं, भाव रखती हैं। ये एक सामान्य सी बात है, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संपदा के रूप में बदला जा सकता है, उसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसका सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। क्योंकि हर उद्यान जो है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपनी खाद वगैरह सब आराम से अपने पत्तों के माध्यम से, भांति भांति के पत्तों के माध्यम से, गोबर के माध्यम से किया जा सकता है। 4-6 छोटे गड्ढे हों तो उनसे भी पर्याप्त मात्रा में खाद निकल जाती है। और मैंने अपने यहाँ जो दक्षिण भारत वगैरह में जहाँ मैं गई हूँ अपने घर परिवार के लोगों के साथ, तो उनके यहाँ तो बड़ी अनिवार्यता मुझे बहुत पसंद आई कि आपको वहाँ पे बड़ा नियम पूर्वक छांट करके देना है, जो भी घर से जो सामग्री आप हाँ, तो उससे भी खाद बनाई जाती है। दिल्ली में भी ऐसा आईएनए के पास वगैरह में हो रहा है, तो ये हर जगह होना चाहिए, लोकप्रिय। देहरादून में ऐसा ही होता है। देहरादून में हर परिवार, मैं देहरादून से हूँ,
तो हम लोग जब भी अपने घर से कूड़ा निकालते हैं तो हमारा जो किचन का जो वेस्ट है, जो फूड आइटम से जो निकलता है, वो अलग रखा जाता है और वो हम कूड़े वाली गाड़ी में नहीं डालते, वो हम बर्तन में भर करके गेट के बाहर रख देते हैं और गाय आके खा लेती है। हर घर के सामने यही होता है। तो देहरादून में मैंने ऐसा देखा है, तो कूड़ा कम निकलता है और वेस्ट मटेरियल इतना कम निकलता है कि आपको यकीन नहीं होगा। अगर आपका इतना निकलेगा तो वो थोड़ा सा निकलेगा, पॉलीथीन वगैरह थोड़ा बहुत निकलता है। तो देहरादून में ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ शहर हैं जहाँ के लोग अभी भी कर रहे हैं, अपने आप ही करें। इस तरीके से खाद बनाने की छोटी छोटी इकाइयाँ भी लगाई जा सकती हैं, उससे भी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्लस जो गृह वाटिकाएं ये जो लोग खाद बनाने वाले, जो मैम ने बताया, अगर ऐसे प्लांट छोटे छोटे लगाए जाएं तो उन प्लांट पे काम करने वाले लोग मेरे ख्याल से घर से आकर के मटेरियल लेके चले जाएंगे, इतना वो कर देंगे क्योंकि उनको उसका अच्छा वो मिलेगा। अच्छा, एक बात और आपको बड़ी अच्छी लगेगी कि गाय के गोबर में भी बहुत सारे बीज होते हैं। उस गोबर का खाद के रूप में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से पौधे आपको फ्री मिल जाते हैं। जैसे मुझे एक बार लगा कि पता नहीं मेरे घर में ये क्या उग गया है, तो बाद में मुझे ये पता चला कि ये रस भरी है। अच्छा, तो आपके घर में रसभरी गाय के गोबर के साथ आ गई? अपने आप ही आ गया। कई पेड़ अभी भी उग रहे हैं, अपने आप ही उग जाते हैं। तो ये जो हमारी एक तरह से पर्यावरण की जो पद्धति रही है, संचरण की पद्धति, कि गोबर के अंदर है या पशुओं के मल के अंदर स्वतः बीज निकलते हैं, या जो हमारी मधुमक्खियाँ वगैरह हैं ये परागण करती हैं। तो ये जो तकनीक है जो आज बहुत ज़्यादा रसायनों के उपयोग से या जल के स्रोतों के न होने के कारण लुप्त सी होती जा रही है, या जानवरों का या जीवों का जीवन बड़ा दूभर होता जा रहा है। मैं ये ITO के पास से मंडी हाउस तक कई वर्षों तक पदयात्रा करती रही, तो मुझे रास्ते में प्रतिदिन, ये मेरे लिए बड़ा दुखद था कि प्रतिदिन ऐसी बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ मुझे मृत अवस्था में देखने और उसमें मिलती रही हैं, कि मेरे लिए वाकई में बहुत दुखद था। इसलिए लोग अब छोटे छोटे जलपात्रों में और ये सब भी करके वो करना पसंद करते हैं। उसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप उस स्वच्छता को बनाए रखें। आपने एक जल का पात्र तो रख दिया, पर उसमें काई जम गई तो वो जीव के भला करने की स्थान पर और बुरा करने लगेगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा अगर प्यार करते हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आपने आज हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। शहर में रहने वाले लोग कैसे गौ सेवा कर सकते हैं, कैसे जीवों का ध्यान रख सकते हैं बिना ज़्यादा परेशान हुए, और अपने बच्चे के जन्मदिन पर उसे गौशाला में लेकर के जरूर जाइए, गौ माता की सेवा करना सिखाइए। अब जो भी इन्होंने सुझाव दिए हैं उनमें से एक तो ज़रूर हर व्यक्ति को करना है। अगर हम खुद से गौ माता को, जो हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा पहले थी, दोबारा से ये शुरू कर देंगे धीरे धीरे, तो आगे आने वाले समय में शंकराचार्य जी का जो आंदोलन है गौ माता राष्ट्र माता, उसको बल मिलेगा, हमारे घर परिवार सुरक्षित होंगे, स्वास्थ्य हमारे यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा, हम लोग ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे में हम लोगों का यही आपको ये जानकारी देने का यही उद्देश्य है कि ताकि जो अपने फील्ड के विशेषज्ञ हैं, उनका लंबा अनुभव है गौ सेवा करने का, और पत्रकारिता में भी काफ़ी लंबा अनुभव है, तो उन्होंने जो जानकारी दी है उसको ज़रूर आप उपयोग में लाइएगा। आप कुछ कह रहे थे? इंडिया स्पीक्स दिल्ली को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे विचार इस तरह व्यापक बनाने के लिए प्रयास किया, और भविष्य में भी करते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। जी नमस्कार।